अस्सलाम वालेकुम। आज की हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में रैंक या ऑर्डर ऑफ टेंसर के बारे में पढ़ेंगे। तो उसके लिए हमें सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि स्केलर इज़ अ टेंसर ऑफ रैंक ज़ीरो, ठीक है ना। इट इज़ स्पेसिफाइड बाय अ सिंगल कंपोनेंट। अब आपको पहले ये पता होना चाहिए कि जो स्केलर और वेक्टर हैं जो हम पढ़ते आ रहे हैं अब तक, तो उनका टेंसर में रैंक क्या होता है। स्केलर का 0 होता है और वेक्टर इज़ अ टेंसर ऑफ रैंक 1, ठीक है। तो क्योंकि जो स्केलर होता है उसका एक कंपोनेंट होता है सिंगल, या रियल नंबर उसके सिंगल होते हैं, तो जिसकी वजह से इसका रैंक कोई नहीं होता, 0 होता है। अब वेक्टर का स्पेस में कोई ना कोई पोजीशन वेक्टर होता है, जिसकी वजह से इसका हमने रैंक 1 कह दिया, ठीक है। तो अब अगर हम टेंसर की बात करें तो उसका रैंक 1, 2, 3 भी हो सकता है। तो वो उसकी नोटेशन और उसके कंपोनेंट्स या उसकी डायमेंशंस के तौर पर बात करेगा। अब 3 डायमेंशन में वेक्टर का जो है वो रैंक 1 होता है। अब हम इस तरह एन डायमेंशनल बात कर लें, ठीक है ना, सिस्टम्स के लिए बात करें, ट्रांसफॉर्मेशन लॉ अगर अप्लाई करके, तो वो एन डायमेंशनल तक भी चला जाता है और उसके जो नोटेशंस होती हैं वो कई होते हैं। लेकिन फ़िलहाल अगर हम टेंसर रैंक 2 की बात करें, ठीक है, a tensor of rank 2 has 9 components in 3 dimension which can be expressed as, ठीक है। अब वो कहता है ये i है, ये 1 से लेकर 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ठीक है, ये 3 सिस्टम है। अब j की वैल्यू क्या है, 1 2 3 1 2 3 और 1 2, एक दूसरे से रिलेट है। तो वो कहते हैं इसके जो सिंपली नोटेशन है, ठीक है ना, इसके 9 कंपोनेंट्स होते हैं। अब जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एक हमारे पास सिस्टम है, ठीक है, वो कुछ इस तरह है फॉर एग्ज़ाम्पल, और एक सिस्टम हमारे पास इधर है, ठीक है। उसकी यहाँ पे x1 x2 इस तरह ये जा रहा है xn तक, और इस तरह यहाँ पे भी एक सिस्टम है जिसका हमारे पास इसका x1 नीचे है, सफिक्स इसका 2, और इस तरह ये xn तक, ठीक है। तो इसका हमारे पास किससे, अगर एक इसे फंक्शन है, फॉर एग्जांपल ये वेरिएबल है, उसका फंक्शन a है, ठीक है, a1 a2 और ये an तक। इसी तरह इसका ये फंक्शन है a1 a2 और an तक, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो फंक्शन, इसके सारे वेरिएबल n डायमेंशनल, इसका भी है, इसका भी है और इसका भी है, इसका सारा। तो ये सारी नोटेशंस जो होंगे आपको किसी भी टेंसर के रैंक को समझने के लिए ज़रूरी है। तो यहाँ हम लेट कर लेते हैं, हमारे पास कोई फंक्शन है ai, ठीक है। हम कह सकते हैं कि ये ai आर फंक्शन ऑफ xi, ठीक है। एंड इसके रिस्पेक्ट एक दूसरा सिस्टम है, उसका a डैश i, ठीक है ना, आर द फंक्शन ऑफ x डैश i, ठीक है। तो लेकिन ये एक दूसरे के इंडिपेंडेंट होंगे। तो अगर हम कहें कि ये a डैश i, ठीक है, इसमें अगर हम इसको कह दें कि AP, ठीक है, इसकी नोटेशन कर दें। और आपको पता है कि जब भी कोई हम फंक्शन लेते हैं, ठीक है, हमने जैसे आपको बताया था कि अगर जैसे x है, वो x फंक्शन है t1 और t2 फॉर एग्जांपल, तो हम इसका पार्शियल डिफरेंशियल हम t1 के रिस्पेक्ट लेते थे और t2 के पार्शियल डिफरेंशियल लेते थे। तो अब AP है यहाँ पर, फॉर एग्जांपल लेट कांस्टेंट है कोई AP, हम पार्शियल x डैश i और पार्शियल xp, ठीक है। तो जहाँ पे जो i है, ठीक है, ये जो डैश है i है, ठीक है ना, उसकी वैल्यू क्या है, i की वैल्यू क्या है, 1 से लेकर 1 2 n तक है, ठीक है। और इस तरह p की वैल्यू भी यहाँ पे इसी तरह है, 1 से लेकर n तक हम मान लेते हैं। तो अभी के लिए ये जो नोटेशन है, ठीक है, इसको जहन में रखें, ठीक है। इसको हम क्या कहेंगे, इट इज़ कॉल्ड कॉन्ट्रावेरिएंट, ठीक है, वेक्टर, ठीक है, जिसमें p इज़ अ कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, ठीक है ना। इसको हम कॉन्ट्रावेरिएंट कहेंगे, क्या कहेंगे, कॉन्ट्रावेरिएंट वेक्टर। इसको हम कॉन्ट्रावेरिएंट वेक्टर से नोटेशन को, इस तरह की जो नोटेशन होगी जिसमें एक्स आई डैश का सफिक्स ऊपर हो। अगर ये एक्स आई डैश का नोटेशन नीचे चली जाती है, ठीक है ना, और ये p इधर आ जाता है, ठीक है, और ये वाला ऊपर नोटेशन ये डैश आई नीचे आ जाता है, या जो भी, ठीक है, उसको हम फिर क्या कहेंगे, कोवेरिएंट। उसकी जो डेफिनेशन है ये थी कॉन्ट्रावेरिएंट की, जो मैंने अभी आपको समझाई है।
अब जो नेक्स्ट डेफिनेशन में जो इसकी यहाँ पे जो बताऊँगा वो होगी आपकी कोवेरिएंट की। लेट कर लेते हैं कि ए आई ठीक है ना, आर फंक्शन ऑफ एक्स आई के, ठीक है। और इसी तरह ए डैश आई आर द फंक्शन ऑफ एक्स डैश आई। तो इस तब हम क्या लिखेंगे इसको, हम इसको लिखेंगे ए डैश आई इज इक्वल टू ए पी, ठीक है, पार्शियल एक्स पी ओवर पार्शियल एक्स डैश आई, ठीक है। अब देखो इधर हमने लिखा था एक्स डैश आई ऊपर लिखा था और ये एक्स आई डैश आई नीचे लिख दिया। और ये जो डेफिनेशन है किस रिस्पेक्ट है, ये रिस्पेक्ट वेक्टर के हैं और ये वन रैंक के हैं, ठीक है ना। अब जितने नंबर ऑफ एक्स डैश इसके जितने एक्स डैश मौजूद होगी इस इक्वेशन में, हम कहेंगे ये उतना रैंक है इसका। अब जैसे कि इस इक्वेशन में पार्शियल एक्स डैश, ठीक है ना, एक दफ़ा मौजूद है, हम इसको कहेंगे रैंक 1 का। और जबकि इसमें भी एक्स आई डैश नीचे की तरफ मौजूद है तो हम इसे कहेंगे कोवेरिएंट रैंक 1 और इसको कॉन्ट्रा वेरिएंट रैंक 1। अब अगर हम रैंक 2 की बात करें, कोवेरिएंट ऑफ टेंसर रैंक 2 ए पी क्यू लेट कर लेते हैं, वो हमें बताएगा। अब वो कहता है कि ट्रांसफॉर्मेशन लॉ में इसमें क्या है, ए डैश आई जे। अब देखो रैंक 2 में आई पहले रैंक 1 में था, अब जे इसमें ऐड हो गया आई जे। वो क्या होगा, पार्शियल पी पार्शियल क्यू, और ये डैश देखो 2 दफ़ा मौजूद है, एक डैश आई के रिस्पेक्ट एक डैश जे के रिस्पेक्ट, तो ये क्या होगा रैंक 2। अब इसी तरह आई जे के भी हो सकता है तो रैंक 3 के लिए होगा। इस तरह ये कॉन्ट्रा वेरिएंट जिसमें देखो आई जे ऊपर की तरफ होंगे तो कॉन्ट्रा वेरिएंट होते हैं और आई जे ए में इधर नीचे की तरफ हो तो वो कोवेरिएंट होते हैं। तो ये टेंसर की हैं, आप टाइप समझ लें, ठीक है ना, विद रिस्पेक्ट टू रैंक के। तो रैंक 2 क्या होगा, इसकी इक्वेशन ये होगी, तो कोवेरिएंट और कॉन्ट्रा वेरिएंट की, ठीक है। नेक्स्ट है मिक्स्ड टेंसर ऑफ रैंक 2। तो उसमें क्या होगा, ये पी क्यू एक ऊपर एक नीचे, तो इसका कैसे होगा, आई जे ऊपर नीचे लिख लेंगे और देखो एक डैश ऊपर है और एक डैश नीचे, तो ये मिक्स्ड टेंसर ऑफ रैंक 2 हो गए। तो इधर तो सिर्फ इक्वेशंस डायरेक्ट लिखी गई है ना, यहाँ पे भी डायरेक्ट सारी इक्वेशंस को डायरेक्ट लिखा गया नोट्स में। तो इससे कैसे हैं, किस तरह इनका कंसेप्ट है, ये मैंने आपको बता दिया, समझा दिया। और इसमें ये जो समेशन है ना, ये आप लिखो या ना लिखो आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। जबकि आप इसको ना भी लिखो तो कोई मसला नहीं है, नहीं होगा। आप इसको स्टार्ट में लिख दो, इसको ना लिखो कोई मसला नहीं है। तो इसकी जो नहीं लिखने की जो थ्योरी है, आइंस्टाइन ने क्या कहा था इन इक्वेशंस में, उसको स्पेसिफाई जनरल कॉन्साइज करने में, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, वो भी हमारे सिलेबस का हिस्सा है। अब अगर हम समेशन की बात कर रहे हैं तो समेशन की जो सैम्बल है, ठीक है ना, वो कुछ इस तरीके से होती है, ठीक है। तो ये होता है समेशन हमारा। अब इस समेशन में जो हमारे हम कहें कि आर है, यहाँ पे आर की वैल्यू 1 से 3 तक है, तो हम आर की वैल्यू पुट करेंगे 1 प्लस, ठीक है, 1 + 1 या जो भी वैल्यूज़ होंगी उसके, अगर आंसर 3 आता है तो उसकी वैल्यूज़ पुट करते जाएंगे तो हमें आंसर मिलता जाएगा। अब वो कहते हैं जो आइंस्टाइन ने कहा था, कहता है फॉर लेट हमारे पास a 1 है और x 1 और इसी तरह प्लस a 2 x 2 प्लस a 3 x 3, तो ये a n x n तक, फॉर एग्जांपल n कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे, ठीक है। इस तरह की नोटेशन है, उसको हम कुछ इस तरह लिखते हैं ना, समेशन डाल के एक जनरलाइज फॉर्म में, ठीक है। तो हम यहाँ लिख देते हैं कि जो हमारे पास इसकी वैल्यू है i की, वो इक्वल टू 1 से n तक है, और यहाँ पे हम लिख देते हैं a i x i, ठीक है। इसकी वैल्यूज पुट करते जाए तो हमें ये सीरीज़ मिल जाती है। तो अब आइंस्टाइन ने कहा था इस इक्वेशन में, टेंसर्स में, अगर हम इस समेशन को ना लिखें कोई मसला नहीं होगा। तब जब ऊपर नीचे सेम हो सफिक्स, जो i है ना, अगर यहाँ पे भी i हो और यहाँ पे भी i हो, तब हम इस समेशन को हटा सकते हैं। तब हम इसको क्यों किस तरह लिख सकते हैं, जस्ट इस तरह ai xi, ऊपर नीचे सेम होने चाहिए, ठीक है। अब हम कह दें कि a j x j, ठीक है, ये भी क्या है, एक ही बात है। इस तरह भी हम समेशन
ना डालें तो कोई मसला नहीं होगा। अब वो कहते हैं ये दोनों क्या इक्वल हैं? हाँ, ये दोनों इक्वल हैं। हम इसको लिख सकते हैं ए आई एक्स आई इज इक्वल टू ए जे एक्स जे इज इक्वल टू ए के एक्स की। ठीक है, ये तीनों क्वेश्चंस क्या हैं? इक्वल हैं। अब अगर हम कह दें कि यहाँ पे एक रियल सफिक्स आ जाता है, यहाँ पे एक एल डाल दें, यहाँ पे हम एम डाल दें, यहाँ पे हम एन डाल दें, सिर्फ ए के ऊपर, इस ए के ऊपर, तो तब ये तीन इक्वेशंस इक्वल नहीं होंगी। ठीक है, तब हम इनको इक्वल नहीं कह सकते। जस्ट तब इक्वल कहेंगे जब यहाँ पे एल और यहाँ पे भी एल हो, तब हम ये इक्वल कह सकते हैं। लेकिन ये चीज़ें जे आई, ये चीज़ें सेम होनी चाहिए। अब मैं इसको साफ करके आपको बताता हूँ कि जो हमारे पास लेट कर लें, ये जो है ए आई एक्स आई, ऊपर जैसे ही मैं सिर्फ यहाँ पे की है। ठीक है, तो समेशन हमारे पास आई इज इक्वल टू 1 से एन तक। ठीक है, तो हम इसे सिंपली हम लिख सकते हैं ए के आई एक्स आई। ठीक है, तो हम इसको सिंपली इस तरह लिख सकते हैं, इसी नोटेशन में। इसको ए बड़ा डाल दो, आपकी मर्ज़ी, छोटा डालो, तो ये समेशन हटा देंगे। लेकिन ये जो के होगा, ये रियल सफिक्स है, यहाँ पे आई आई ऊपर नीचे सेम हो, तब हम ये समेशन हटा सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम इधर देखें, यहाँ पे है के और यहाँ पे है एम, तो ये डिफरेंट हैं, तो ये एक दूसरे के इक्वल नहीं होंगे, चाहे ऊपर नीचे ये सफिक्स सेम हो आई। लेकिन अगर इधर हम बात करें, या आई ऊपर नीचे सेम है, ये ऊपर नीचे सेम है, लेकिन ऊपर ये जो, अगर यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे भी क्या है 1, तो ये क्या है, एक दूसरे के इक्वल हो सकते हैं। लेकिन अगर रियल सफिक्स चेंज होगा तो ये एक दूसरे के इक्वल नहीं होंगे। तो आज हमने इस वीडियो में अब रैंक के बारे में पढ़ा, कोवेरिएंट और कॉन्ट्रावेरिएंट के बारे में पढ़ा, और हमने ट्रांसफॉर्मेशन लॉ को रिस्पेक्ट देते हुए और उसकी नोटेशन को पढ़ा, और हमने आइंस्टाइन की जो पार्टिसिपेशन थी इस टेंसर्स में, उसको भी हमने पढ़ा। ठीक है, तो इसकी अब नेक्स्ट अगर हम आप अगर तरतीब से नोट्स में से पढ़ें तो आपको सारी समझ आ जाएगी।